क्या मैं बिना कोचिंग के जेआरएफ निकाल सकती हूँ? क्या मुझे बिना किसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े अपने कंसेप्ट क्लैरिटी मिल सकती है? क्या मैं घर बैठे-बैठे प्रिपरेशन कर सकती हूँ? क्या मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकती हूँ? अरे! मैं तो इस बार नया प्रिपरेशन करने में नई एस्पिरेंट हूँ एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले पुराना मतलब एक्सपीरियंस है, नेट का एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, लेकिन मेरा कॉम्पिटिशन भी है वो। तो क्या ऐसे में मेरा जेआरएफ क्लियर हो सकता है बिना कोचिंग के, बिना ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, बिना ये सब चीज़ें जो जितने भी ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं ये करे बिना क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है एंड यूजीसी नेट 2025 की इस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी में मैं यही सब चीज़ें डिस्कस करूँगी बिकॉज़ जो एग्ज़ाम है वो आपका ये नहीं है कि आपको कोचिंग मिले, आपका कॉम्पिटिशन पुराने लोगों के साथ है या आप कितनी बार एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, वो ये है कि आप क्या राइट स्ट्रैटेजी समझ के उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। सो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिकॉज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड शेड्यूल। एग्ज़ैक्टली डिटेल्ड शेड्यूल मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं आपको ओल्ड वर्सेस न्यू एस्पिरेंट के बारे में सारा चीज़ बताने वाली हूँ कि क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं बिकॉज़ न्यू एस्पिरेंट आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, सिर्फ़ आपके डिसएडवांटेजेस नहीं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। हम यूनिट वाइज़ हर एक क्वेश्चन को हर एक यूनिट को मैं बताऊँगी कि क्या-क्या होता है, क्या उसमें बुक ज़रूरी है, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और उसके बाद मैं बताऊँगी कि एग्ज़ैक्ट आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब से कब तक आपको कितना यूनिट कंप्लीट करनी है और कैसे करनी है। कैसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, उसमें हम ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को चंक्स में कर रहे हैं, उसमें हम है कि हर एक चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं सो दैट अगर मुझे कभी भी अगर मुझे मैंने आज ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है और सुबह मुझे उठ के बोल दे कि भाई तेरा सरप्राइज टेस्ट है नेट लेवल का तो मैं इजीली ऐसे चुटकियों में कर सकूं तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और क्योंकि मैंने खुद ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके 2 बार जेआरएफ क्लियर किया अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो 2 बार क्यों क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा बिल्कुल एम नहीं था जेआरएफ मैंने सिर्फ 15 डेज प्रिपरेशन की थी एंड आई वाज अ यूपीएससी एस्पिरेंट सो मेरे लिए बहुत ईज़ी था ये सब चीज़ करना, तो मेरा क्लियर हो गया। देन आपका कोविड आ गया, कोविड में मैंने एडमिशन नहीं लिया बिकॉज़ मुझे था कि थोड़ा कमाना है एंड थोड़ा नीड थी कि हाँ भई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए थी एंड उसी में मेरे 2-3 साल निकल गए, तो मुझे दोबारा क्लियर करना पड़ा। ठीक है? सो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अपनी पीएचडी जामिया में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में और आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं बिल्कुल आराम से एंड 2 या 3 कितनी भी बार क्लियर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा एंड अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के साथ-साथ रिसर्च से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, एपी के इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप हमारे चैनल के थ्रू हमें रीच आउट कीजिए, टेलीग्राम के थ्रू रीच आउट कीजिए बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यार हम हमारे ना दिमाग में ना एक अजीब-सा डर रहता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतना मेरा मेरा सिलेक्शन क्यों होगा? अब तो नेट का लेवल भी बढ़ गया है और पेपर 1 तो मुझे अगेन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, दुःख, दर्द, पीड़ा सब कुछ पेपर 1 दे रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं बट इस बारी के पेपर में थोड़ा ट्रेंड अलग रहा है, पेपर 1 इतना मुश्किल नहीं था। देन मेन चीज़ क्या होती है जो आपको नेट क्लियर कराएगी एंड मोस्ट स्पेसिफिकली जेआरएफ क्लियर कराएगी। तो देखिए जो नए स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सोचेंगे यार हमें तो यार इस 3 4 4 5 महीने में हमें क्या करना है वैसे 4 महीने ही मोटा-मोटा हमारे पास रहते हैं प्रिपरेशन के लिए। हमें तो पूरा स्क्रैच से पढ़ना है, सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कांसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारा कॉम्पिटिशन इनके साथ क्या है और क्या होता है कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने कभी ना कभी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली होती है, उन्होंने अपने नोट्स बना लिए होते हैं, तो न्यू स्टूडेंट समझते हैं कि यार यार हमारे लिए ना थोड़ी दिक्कत है। तो पहले मैं न्यू स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि आपके लिए दिक्कत क्यों नहीं है। डेफ़िनेटली आपके लिए ये दिक्कत है कि कॉम्पिटिशन है बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे क्रैक नहीं कर सकते बिकॉज़ जब मैंने किया था तब मैं भी न्यू ही थी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है कि स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में क्या है, आप किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर पा रहे हैं। तो अप्रोच करने के लिए कोई कोचिंग, कुछ ऐसा गाइडेंस वग़ैरह इस सब की ज़रूरत है। देखिए अगर आपको लेना है तो वो आपके विषय बट अगर आपको खुद से करना है तो मोस्ट वेलकम क्योंकि जो आपका नेट
है ना वो अब जो उसका पैटर्न हो गया है बिल्कुल चेंज, वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितने इम्प्लीमेंटेशन आपकी कैसी है, आप कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो हर एक इंस्टीट्यूट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता है, आपको फैक्ट दे सकता है, आपको अच्छे-अच्छे नोट्स दे सकता है। ये मैं खुद बोल रही हूँ बिकॉज़ हमारा मेरा खुद का कोर्स है, स्टिल मैं आपको ये बोल रही हूँ बिकॉज़ दिस इज़ द रियलिटी। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे झूठ बोल के अगर आपका फ्यूचर नहीं खराब करना, ठीक है? सो डेफिनिटली हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होती है ना, उतना हम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट है ना, उनको एक बेनिफिट है जो उनको लगता है कि नहीं है, ठीक है? उनको लगता है कि ओल्ड वाले हैं तो उनके पास ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जब आप किसी चीज़ को नए पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, जैसे आप क्या हो अगर आपने अभी-अभी प्रिपरेशन शुरू किया है तो आप लेटेस्ट एग्ज़ामिनेशन देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पहले के 2 और देख लोगे कि यार देखो पैटर्न क्या है, तो आपके दिमाग में ना नया पैटर्न आ गया अब नए पैटर्न के हिसाब से आप जब भी प्रिपेयर करोगे तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ जब मैं पेड कोर्स में पढ़ाती हूँ कि हर अभी पीएचडी करने से पहले पीएचडी मत करो, ठीक है ना? पीएचडी करने से पीएचडी पहले मत करो का मतलब ये है कि हर एक कांसेप्ट को उतना समझो जितना वो नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप एक कांसेप्ट की पूरी बुक जाके पढ़ रहे हो, उससे क्या होता है उससे फर्दर कन्फ्यूजन होती है। डेफिनिटली डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट डिटेल आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा होती है, राइट? तो अगर आप एक न्यू पर्सपेक्टिव से आपका जो नया पैटर्न के हिसाब से अगर आप देख रहे हो क्वेश्चंस पेपर और उसी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डिसएडवांटेज पे नहीं आप एडवांटेज में हो। वहीं ओल्ड स्टूडेंट्स आपका क्या होता है आपने 2-4 बार कर लिया होता है तो आप एक तरीके से होपलेसनेस भी होती है बार-बार पे जो फर्स्ट टाइमर वाला जो फोकस और जुनून होता है वो कहीं न कहीं लैक होता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ना नोट्स वगैरह ना पुराने पैटर्न से बना रखे होते हैं, ठीक है? और आप ना कभी भी उसे रिवाइज़ नहीं करते कि यार ठीक है मैं कुछ नया लिख दूँ उसमें नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं वो नहीं करते। जब आप रिविज़न भी करते हो ना आप पुराने ही उससे करते रहते हो, तो इस वजह से ना कहीं न कहीं आप एक पैटर्न में फँस के रह जाते हो, तो जो आपके लिए डिसएडवांटेजेस है, ठीक है? तो ये मैंने बिल्कुल बता दिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। अब आ जाते हैं कि यार हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 10 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट से अब मैं इस 10 यूनिट को ना हम चंक्स में पढ़ते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। यूनिट 1, 2, 3 यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपका पश्चिमी राजनीतिक विचार और भारतीय राजनीतिक विचार, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये तीनों को एक चंक में पढ़ते हैं बिकॉज़ पॉलिटिकल थ्योरी में जो आपके कंसेप्ट जो आपके कंसेप्ट हो गया और आपकी आइडियोलॉजीज़ जो हम एक्स डिटेल में पढ़ते हैं, उसी का इम्प्लीमेंटेशन, उसी का अलग-अलग पर्सपेक्टिव हम बाकी यूनिट 2 और यूनिट 3 में पढ़ते हैं कि भाई जस्टिस है, तो इन अलग-अलग थिंकर्स के लिए जस्टिस का मतलब क्या है या अलग-अलग थिंकर्स क्या कहते थे, तो उनका पर्सपेक्टिव हम पढ़ते हैं। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप ये तीनों यूनिट कर रहे हो तो मोस्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि तीनों यूनिट अगर जितनी ज़्यादा सेम ऑथर की होगी ना, उतना ज़्यादा आपको ईज़ी होगा। बिकॉज़ सेम ऑथर ना एक कांसेप्ट को कि ठीक है मैंने पॉलिटिकल थ्योरी में इसको इस तरीके से समझाया था, फिर देन अलग-अलग क्या पर्सपेक्टिव है वो सेम एक फ्लो चलता है, अलग-अलग पर्सपेक्टिव नहीं होते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। जिसके लिए मैं हमेशा ओपी गाबा बोलती हूँ, इंग्लिश या हिंदी दोनों मीडियम के लिए। हालाँकि मैं बुक लिस्ट में अलग से भी एक बार बताऊँगी बट अभी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तुलनात्मक राजनीति आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ही मुश्किल लोगों को लगता है बट नहीं लगेगा बिकॉज़ हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट है कम हमारे इस चैनल में ना हर एक यूनिट वाइज़ प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वो जाके देखिए, आपको हर एक कांसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। जेसी चोरी मोस्टली आप ले सकते हैं इसमें। इंटरनेशनल रिलेशंस वैसे तो मैं बोलूँगी कि एंड्रू हेवुड इज़ द बेस्ट बट वो बहुत बल्की बुक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना है। आप जो-जो कांसेप्ट आपके सिलेबस में है, सिर्फ़ आप वही पढ़िए और उसके अलावा आप अपने पर्सनल नोट्स बना लीजिए। हाँ, इस पे भी मैं अभी टच अपॉन करूँगी कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए या नोट्स से पढ़ना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी अगर मैं अभी की बात करूँ तो फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा क्वेश्चन ना आपके ना करंट से आ रहे हैं कि भाई अब क्या चल रहा है, क्या नहीं और जो पुराने आ रहे हैं ना, वो बहुत ही घिसे-पिटे क्वेश्चन है, घिसे-पिटे कांसेप्ट है जो कि बहुत टाइम से रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कि न्यूक्लियर पॉलिसी पे आएगा, पंचशील में आ गया, ठीक है? आपका नाम पे आ गया, ठीक है? इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो चेंज नहीं होती है, वो आपको नोट्स कहीं से भी मिल जाएँगे, तो कोई मैं बुक इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। हालाँकि मैं ये बोलूँगी कि बुक से ज़्यादा आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में।
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 एम लक्ष्मीकांत से बेसिकली पढ़ना इसको, ठीक है? पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया और बसु भी पढ़ सकते हो वैसे बट वो बल्कि है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया ये 2 जो यूनिट है वो बहुत ही ईज़ी है बिकॉज़ आपने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, इसमें मोस्टली फैक्चुअल आता है और आजकल जो कंसेप्चुअल भी आ रहा है, वो इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है जो कि बुक में आपको मिल जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगेन आप यही पढ़ सकते हो एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में ना स्कीम्स फॉलो करो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट चलेंगे मेरे हिसाब से राइट सो चलिए ये तो हो गई यूनिट्स की बात अब यूनिट्स के बाद हम बात करते हैं कि यार देखो प्रिपरेशन क्या करें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमें क्या क्या चीजें पे फोकस करना चाहिए तो सबसे पहले ना हम ना देख लेते हैं कि देखो हम हमेशा क्या करते हैं सबसे पहले कि कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो कंसेप्ट समझने में ना आपके पास आ जाएगा कि अगर आपके पास जैसे लाइव क्लास अगर मैं बात करूं लाइव क्लास तो हमारा जो ऐप है ना ऐप में कोर्स भी है और आप वैसे भी आप कभी भी आप किसी भी बुक से भी पढ़ सकते हो या तो आप स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो या कोई कोर्स पकड़ लो ठीक है तो पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स है लाइव कोर्स है ठीक है एंड इसके 1 ईयर वैलिडिटी है ठीक है इसमें आपके सारे लेक्चर्स हैं सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स का मतलब है कि है तो टाइप लेकिन मेरे खुद के नोट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है एंड टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है? प्रॉपर 10 टेस्ट हैं, पूरी टेस्ट सीरीज़ है, सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, फैक्चुअल डेटा भी सब चीज़ है। ये कंप्लीट कोर्स है, जिसको भी परचेज़ करना हो वो मुझे बताए, मैं एक स्पेशल डिस्काउंट इसमें अभी लगाने वाली हूँ, व्हिच विल बी वेरी लुक्रेटिव। सो आपको क्या करना है ना, जैसे अगर आप कोई भी कांसेप्ट समझ रहे हो, अभी मैं बताऊँगी जो शेड्यूल दूँगी उसी के हिसाब से आपको करना है कि अगर आपने एक कांसेप्ट पकड़ लिया कि मुझे आज जस्टिस पढ़ना है, तो जस्टिस की सबसे पहले आप कांसेप्चुअल क्लैरिटी समझेंगे, लाइव क्लास से समझ लो, चाहे आप बुक्स में से समझ लो। फिर क्या करना है आपको क्लास में से भी या स्टैंडर्ड बुक्स में से ही अपने नोट्स बनाने हैं। वैसे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, बट आपको अपने छोटे-छोटे नोट्स बनाने होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोटे-छोटे आप इस तरीके से नोट्स बना लिया करो कि एक यूनिट ना आपके 10 पन्नों में कवर हो जाए मतलब जस्ट फैक्चुअल सो दैट लास्ट मिनट में आप उसे रिवाइज कर सको और आप हर 10 दिन में उसको रिवाइज कर सको यानी कि अगर मेरा एक यूनिट के 10 पेज के नोट्स हैं तो मैं हर 10 दिन में उसे रिवाइज कर रही हूँ तब जाके मुझे फैक्चुअल डेटा कहीं याद होगा क्योंकि फैक्चुअल डेटा याद होना ना करना ना बहुत ही मुश्किल टास्क है देन आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना है, आपको दो तरफ़ा काम करना है। पहला आपको पीवाईक्यू पढ़ना है और मैं ये बोलती हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने जस्टिस का कांसेप्ट पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए नेक्स्ट कि उसका जाके पीवाईक्यू देखो, पिछले 6 या 10 पेपर्स का। 10 पेपर का मतलब हो गया 5 साल के पेपर क्योंकि साल में 2 बार होते हैं, ठीक है ना? आप पीवाईक्यू इसलिए देखो सो दैट आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाए और अगर आपसे 10 नहीं होता तो एट लीस्ट आपको 4 पेपर देखने ही देखने हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन वो आपसे माँग रहे हैं। एंड लास्ट में जब आप लाइव टेस्ट करोगे क्योंकि हमारे ऐप में भी है टेस्ट है या फिर कोई भी आप मॉक टेस्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है उसमें वो जो आपकी नॉलेज है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाती है एंड डोंट वरी मुझे पता है आप ये चीज़ बोलने वाले हो कि जो मैंने अपने ये जो पेड कोर्स है इसमें जो मैंने टेस्ट दे रखे हैं ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, आपसे नहीं होने वाले। मैंने जानबूझ के डिफ़िकल्ट बना रखे हैं सो दैट मैं एक लेवल सेट करना चाहती हूँ। उसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 अच्छा इस कोर्स में हालाँकि ये पेपर 2 का है लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ है 10 जो टेस्ट हैं हमारे मॉक टेस्ट उसमें पेपर 1 भी इंक्लूडेड है। ठीक है? अब इम्पोर्टेंस क्या होता है हम जभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें क्या चाहिए होती है एक तो कांसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है। फिर कांसेप्चुअल क्लैरिटी हमने देख लिया, हमने कांसेप्ट समझ लिया। उसके बाद जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से अप्लाई करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एप्लीकेशन में जहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन्स करके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं चैनल की बात करूँ तो चैनल में फ्री क्लासेस हैं, ऐप में फ्री नोट्स हैं, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, मेंटरशिप मेरी आपके आपके साथ है ही, ठीक है? ये सब चीज़ें अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ आप नेट की तैयारी नहीं कर रहे, नेट, जेआरएफ के साथ-साथ पीजीटी हो गया, पीएचडी एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस हो गया, ठीक है? आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हो गया, ठीक है? ये सारे एंट्रेंस आपका कवर हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना? और कोर्स में मैंने आपको बोला था कि कोर्स में अगर आप जब भी देखोगे तो 3 आप आपको 10 आपको कंप्लीट पूरे टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशन सब मिलेंगे।
अगर मैं जून की बात करूँ कि कौन-सी यूनिट किस तरीके से करनी है, तो सबसे पहले तो आपको 3-4 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। एक तो यार टाइम बेस्ड सेशन करो, ठीक है? शेड्यूल अपना बनाओ, शेड्यूल मैंने आपको एक रफली दे दिया है कि देखो इस डेट से इस डेट तक आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। बट दिन में कितने घंटे पढ़ना है बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ-साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से वो आपका डिपेंड करेगा। बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करते रहना है। मैंने जैसा बोला कि अगर आप 10 पेपर में 1 यूनिट को डाल सकते हैं, तो आपके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एमसीक्यू करना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ एक मैं चीज़ बताती हूँ कि अगर मैं सिर्फ़ सारी चीज़ें पढ़ते जा रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ और उसको कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, किसी को बता नहीं रही। जैसे मैंने आपसे बोला जस्टिस आपने जस्टिस पढ़ा, मैंने बोला बताओ यार जस्टिस क्या होता है? आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने कभी वो अपने मुँह से निकाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको कांसेप्ट अच्छे से नहीं आएगा। तो इसलिए या तो आप शीशे में देख के कांसेप्ट समझो, कांसेप्ट को एक बार पढ़ने के बाद एक बार प्रैक्टिस किया करो या फिर आप क्या करो एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करो व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं ऐसा करती थी। अब मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 मैंने 15 ऑफ फरवरी से स्टार्ट करवाया आपका सेशन बिकॉज़ अभी 10 दिन है, अभी आपका दिमाग 10 जगह घूमेगा, तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि चलो यार हम प्रिपरेशन वाले मोड में आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपका इस मंथ एंड यानी कि 28 ऑफ फरवरी से पहले-पहले खत्म हो जाना चाहिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 10 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंडियन पॉलिटिकल थॉट 25th मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जब मैं कंप्लीट की बात कर रही हूँ, तो आपको लेक्चर देखने हैं, ठीक है? उसके नोट्स बनाने हैं, उसको पीवाईक्यू देखने हैं। मैं तीनों चीज़ों को एक इंक्लूड करके चल रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पहले सब चीज़ पढ़ लेंगे, ठीक है? फिर सब चीज़ के स्लो छोटे-छोटे नोट्स बनाएँगे, फिर बाद में पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे या फिर बाद में वो मॉक टेस्ट करेंगे। ये नहीं होती, ये स्ट्रैटेजी हमेशा फेल होती है, नहीं मिलता ऐसा जेआरएफ। अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो सपोज़ मैंने आज जस्टिस पढ़ा है तो पिछले 5 बार के उसमें पेपर्स में मैं जस्टिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी ही कवर करूँगी। साथ-साथ करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका टिल 5th ऑफ अप्रैल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज़ ये 100 डेज़ स्ट्रैटेजी है। इंटरनेशनल रिलेशन 6 से 18th ऑफ अप्रैल तक आप कवर कर लीजिए। अगर किसी को कोई भी क्लू नहीं है तो सबसे पहले चैनल पे वीडियो देखिएगा। फ्री आपका बैच है यहाँ पे अवेलेबल एंड उसके बाद अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी, ठीक है ना? फॉरेन पॉलिसी 19 से 25th ऑफ अप्रैल तक आप कवर कर लीजिए, ठीक है ना? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया सिंस ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें तो 26 अप्रैल से 10 मई तक आप इसे खींच सकते हैं। देन 11 से 20th मई तक पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया आपको कवर करना है। ठीक है? फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना है आपको 21 से 28 मई तक, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो कि आपकी लास्ट यूनिट होने वाली है 29 मई से 5th जून तक। अब आप सोच रहे होंगे कि जून आपने पूरा क्यों कवर कर दिया? क्योंकि मैंने ना एक बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड वाली आपको टाइमलाइन दी है। मैंने आपको ऐसा नहीं किया कि हाँ भाई मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ कवर करना है। इस पूरे दौरान आपको उस यूनिट से रिलेटेड कांसेप्ट पढ़ना है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, उसको रिवाइज़ भी करना है, उसको पीवाईक्यू भी एनालिसिस करनी है, उसका मॉक भी दे देना है उस यूनिट का, समझ रहे हो? और करंट अफेयर आपको क्या करना है टिल एग्ज़ाम आपको करंट अफेयर करने हैं बट डेली नहीं करने, करंट अफेयर हमेशा आपको वीकली कवर करने होते हैं और वही करने होते हैं, सिर्फ़ वो टॉपिक करने होते हैं करंट अफेयर में जो टॉपिक्स आपके सिलेबस से मैच खाते हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिलेबस ही याद नहीं हुआ होता तो उनका तो मैं क्या ही करूँ, ठीक है ना? अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें या नोट से करें? तो देखो इतनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स अगर मेरे को सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि जून वाले एग्जाम में मैं बैठ भी पाऊंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि नोट से पढ़ो, ठीक है? नोट से पढ़ लो स्टैंडर्ड बुक, जो जो कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े नहीं समझ में आ रहे सिर्फ उतना पार्ट कवर कर लो। और चाहे मैं कोर्स रिकमेंड करूं या ना करूं लेकिन हैंड रिटन नोट्स जो है पॉलिटिकल साइंस ऑल यूनिट नोट्स हैं यूजीसी नेट सेट वगैरह एग्जामिनेशन के लिए ऐप में अवेलेबल 1 ईयर की इसमें वैलिडिटी है एंड बहुत ही ईज़ी मतलब बहुत ही सस्ते नोट्स हैं, ये आप ले सकते हो। इंग्लिश, हिंदी दोनों में है, 1 साल की आपके वैलिडिटी है, लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स है, तो नोट्स से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि नोट्स से क्या होगा ना कॉम्प्रिहेंसिव वे में फटाफट कवर होते जाएगा, आप एमसीक्यू करोगे। ऐसे अगर आप पूरा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में रहोगे ना तो जस्टिस के ही 3 चैप्टर होंगे, ठीक है? वो 1 दिन में भी नहीं कवर कर पाओगे और आपको लगेगा कि यार 7-8 दिन में हमें यूनिट कंप्लीट करनी थी लेकिन 7-8 टॉपिक ही नहीं कवर हो दे पा रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस पर्टिकुलर
अटेम्प्ट को। अगर आप ऐसे हवा में बात कर रहे हो, हवा में चीज़ें कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करना होता है, ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ़ कुछ चीज़ें मैं बोलती हूँ ना पीएचडी से पहले पीएचडी मत करो, यानी कि कुछ टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, वो नहीं चलता। सारी चीज़ें ऑल टुगेदर 360 डिग्री कवरेज लेनी पड़ती है, तब जाके क्लियर होता है कुछ। और इसके साथ-साथ आपको पेपर 1 भी करना है, तो उसके भी कांसेप्ट डेली करने पड़ेंगे। तो डेली ऐसे किया करो 2 कॉन्सेप्ट आपके 2 टॉपिक पॉलिटिकल साइंस के, 1 टॉपिक आपका मतलब पेपर 1 का, इस तरीके से प्रिपेयर किया करो सो दैट आपको ईज़ी हो जाए। अच्छा, प्रिपरेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपने डाउट्स पूछिए और मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।